नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड की, कॉस्मोस की, ठीक है। और ज्योग्राफी की हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है और एक क्लास हमारा हो चुका है, ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि अ, विश्व को समझने का प्रयास हमने किया था, ठीक है, कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, कौन सा ओशियन कहाँ पर है, ठीक है, और साइज में और पॉपुलेशन में कौन एक नंबर पे है, कौन 2 नंबर पे, इन सारी चीज़ों को हमने देखा है उस क्लास में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। और आज हम देखेंगे ब्रह्मांड, ठीक है। ब्रह्मांड को हम देखेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसके लिए 3 सिद्धांत बताए गए हैं: महाविस्फोट सिद्धांत, सतत विकास सिद्धांत, ठीक है, और दोलन सिद्धांत। तो इन्हीं तीनों की हम स्पेशली बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करिए, ठीक है। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के विशाल मंदाकिनियों तक, ठीक है, खगोलीय पिंड के सम्मेलन और स्वरूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ये ब्रह्मांड है, ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आपका जो एकदम छोटे छोटे जो अणु हैं वो भी आ जाएंगे, तमाम जो गैलेक्सीज जो हैं, मंदाकिनियाँ, वो भी आ जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पे एक गैलेक्सी हो गई, यहाँ पे एक गैलेक्सी हो गई, ये भी एक गैलेक्सी हो गई, ये भी एक गैलेक्सी हो गई। देखिए ब्रह्मांड में अनगिनत गैलेक्सीज हैं, ठीक है, और हमारा एक अलग गैलेक्सी है, ठीक है। अच्छा, फिर मान लीजिए गैलेक्सी हो गया और खगोलीय पिंड, मान लीजिए यहाँ पे एक पिंड हो गया, यहाँ पे खगोलीय पिंड हो गया, मतलब इन सब से मिल करके क्या बनता है? इन सब से मिल करके ब्रह्मांड बनता है। ब्रह्मांड, ये हमारा ब्रह्मांड बन गया, ठीक है। अच्छा, तो ये तो ब्रह्मांड हो गया, ठीक है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन की वैज्ञानिक शाखा को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, खगोल विज्ञान, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ को। देखिए, एक यूनानी खगोल शास्त्री थे, ठीक है, टालमी। इन्होंने क्या किया था कि सबसे पहले ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन करने का प्रयास किया था, ठीक है। तो ऐसे आप इनको याद रखिएगा कि यूनानी खगोल शास्त्री, यूनानी खगोल शास्त्री, क्या नाम है इनका? टालमी। लेकिन इनका पूरा नाम तो क्लॉडियस टालमी था, लेकिन आप बस टालमी याद रखिए, इतने से आपका काम हो जाएगा। टालमी, ठीक है, टालमी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन किया, ब्रह्मांड का क्रमबद्ध क्रमबद्ध अध्ययन किया, ठीक है, क्रमबद्ध यानी कि एकदम सीरियल वाइज, कि पहले कौन सा चीज़ आएगा, पहले कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, ऐसे ऐसे करके इन्होंने पूरा सब कुछ तैयार किया, ठीक है। तो टालमी ने यह मत दिया था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ये ब्रह्मांड है, ठीक है, तो टालमी के अनुसार ये हुआ कि ये सेंटर इसका, सपोज दैट, और इसी सेंटर में क्या है? पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी, इसको आप पृथ्वी मान लीजिए, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई। और ये हमारा क्या है? ब्रह्मांड, क्योंकि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये ब्रह्मांड हो गया और इसके सेंटर में कौन है? पृथ्वी है। अच्छा, और सूर्य तथा अन्य ग्रह जो हैं इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका सन हो गया, ये सन हो गया मान लीजिए, ठीक है, सूर्य, ये सन हो गया, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे जो ग्रह हैं वो हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने कहा? ये टालमी ने कहा, ठीक है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होगा। अब आगे आएंगे निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है, निकोलस कॉपरनिकस, ठीक है। अब ये क्या कहेंगे कि नहीं, देखिए टालमी ने जो सिद्धांत दिया वो गलत है, मैं जो सिद्धांत दे रहा हूँ वो सही है। तो अब निकोलस कॉपरनिकस क्या कहेंगे, इस चीज़ को देखा जाए। ये तो टालमी का हम देख लिए। अब कॉपरनिकस का देखते हैं। कॉपरनिकस, कॉपरनिकस ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि देखिए ये ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड,
ये ब्रह्मांड है, ठीक है। और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी जो है वो केंद्र में नहीं है। केंद्र में जो है वो क्या है, समझ रहे हैं? सूर्य है, ठीक है। सूर्य, सूर्य यानी कि सन है। और इस सन के चारों तरफ ग्रह जो हैं वो चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। और उन्हीं ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी, जिसमें हम रहते हैं। ये बात किसने कहा? ये बात कहा कॉपरनिकस ने, ठीक है। तो इसीलिए कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है, ठीक है। भाई जाहिर सी बात है कि जो ज़्यादा सटीक जानकारी देगा उसको बड़ा उपाधि मिलेगा। इनको क्या कहा गया? खगोल विज्ञान का जनक, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी बनता है कि खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बता दीजिएगा कि कॉपरनिकस को कहा जाता है, ठीक है। देखिए, दो सिद्धांत को आपको ध्यान में रखना है, एक टॉलमी का और एक कॉपरनिकस का। लेकिन कॉपरनिकस का ज़्यादा सटीक है और यही सही भी है। तो इनको क्या कहा गया? इनको क्या कहा गया? इनको आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना गया, ठीक है। इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है। उत्पत्ति, इसके लिए तीन सिद्धांत हमारे सामने आते हैं, ठीक है। एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। पहले मैं नाम लिख लूँ उनका। तो पहला जो सिद्धांत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है। इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। फिर सतत दृष्टि सिद्धांत, दूसरा है सतत दृष्टि सिद्धांत, ठीक है। फिर चौथा जो है वो है दोलन सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत तो तीन हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये पहला वाला है, बिग बैंग थ्योरी। इसी को ज़्यादा सटीक माना जाता है, ठीक है। और यही हमारी परीक्षा में पूछा भी जाएगा। देखिए, आप अपनी नॉलेज के लिए आप तीनों याद रख सकते हैं कि एक तो बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत है, दूसरा सतत दृष्टि सिद्धांत है, और तीसरा जो है वो दोलन सिद्धांत है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है इनमें वो है महाविस्फोट सिद्धांत। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी। अब हम इसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, सर्वाधिक मान्य सिद्धांत इसी को माना जाता है, ठीक है। पहली बात इस चीज़ को समझ लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि 1927 में जॉर्ज, नाम याद रखिएगा, जॉर्ज लैमेंत्रे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जॉर्ज लैमेंत्रे ने इसका जो है मतलब वो सिद्धांत दिया था, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए कि आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि बिग बैंग थ्योरी जो है वो किसके द्वारा दिया गया था, तो आप बता दीजिएगा कि जॉर्ज लैमेंत्रे के द्वारा दिया गया है, ठीक है, 1927 में, ठीक है। और बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इसकी व्याख्या कर दी। देखिए, सिद्धांत इन्होंने दे दिया था, लेकिन 1967 तकरीबन कितने साल बैठ रहे हैं? 40 साल। यानी कि 40 साल के बाद, ठीक है, 40 साल के बाद इसकी व्याख्या हो रही है। व्याख्या किसने किया? वैगनर ने किया। तो आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। पहला कि बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, तो जॉर्ज लैमेंत्रे ने दिया 1627 में। और इसका व्याख्या किसने किया, तो ठीक 40 साल के बाद 1667 में,
1967 में, ठीक है। अभी हिस्ट्री की क्लास खत्म हुई है ना, तो थोड़ा सा वही हिस्ट्री का सब दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम 1967 में पहुंच गए थे, तो वो खैर छोड़िए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिग बैंग थ्योरी कब आया था, तो 1927 में आया था। किसने दिया था, तो जॉर्ज लेमेंद्रे ने दिया था। और ठीक इसके 40 साल के बाद 1967 में इसका व्याख्या कौन करेगा, तो वैगनर साहब करेंगे, रॉबर्ट वैगनर, ठीक है, इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का। अब चलिए, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कि ये आखिर में है क्या चीज़। तो देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार पहली बात ये समझ लीजिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ जो है ना, प्रारंभ में ऐसा माना जाता है कि पिंड की अवस्था में थे, ठीक है। और ये पिंड कोई बहुत बड़ा पिंड नहीं था, एकदम एकदम छोटा सा पिंड था। अब चूंकि कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये सारा, मान लीजिए कि मिट्टी का कण है, ठीक है, ये सब मिट्टी का कण है, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें 100 कण हैं, 100 कण हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं कहूँ कि ये भी मिट्टी के कण हैं, लेकिन ये इतनी ही दूरी पर है, ठीक है, इतनी ही दूरी पर है। इसमें भी कितने हैं, 100 कण हैं। अच्छा, तो सर आप समझाना क्या चाह रहे हैं, तो मैं समझाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि देखिए 100 कण यहाँ पर भी हैं, 100 कण यहाँ पर भी हैं, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूँ घनत्व का, घनत्व, तो घनत्व किसमें ज़्यादा है, घनत्व जो है वो, जैसे मान लीजिए कि इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए में ज़्यादा घनत्व है कि बी में ज़्यादा घनत्व है, तो सर बी में ज़्यादा घनत्व है। और इसी की वजह से क्या होगा कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हो जाएगा। भाई मान लीजिए कि आप ऐसे मिट्टी ले लीजिए, ठीक है, अपने हाथ में उसको भर लीजिए, और हाथ में भर करके उसको धीरे धीरे दबाइए, ठीक है, धीरे धीरे दबाते जाइए, दबाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अभी मिट्टी अब दब नहीं पा रहा है, ठीक है। और क्या होगा, अब उसके आगे फिर दबेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो पिंड है, ठीक है, अब इसमें चूंकि डेंसिटी एकदम हाई हो चुकी है इस वाले में, ठीक है। अब डेंसिटी जब हाई हो चुका है तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। जैसे बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब वो क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारा पटाखा रखा हुआ है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा इस पर जब दबाव पड़ता है ना, तो ये बम क्या होता है, फट जाता है, ठीक है। ऐसे आप इसको समझ लीजिए कि यही सेम चीज़ यहाँ पर भी हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ। और अब मान लीजिए कि अब ये बम है, ठीक है, अब ये फट गया, तो जाहिर सी बात है कि इसकी चारों तरफ अपना जो मतलब जो पदार्थ हैं इसके अंदर, वो सब छिटा जाएंगे, सब इधर उधर, ठीक है, चारों तरफ एकदम छिटा जाएंगे, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ क्या हुआ, इसके साथ भी हुआ। भाई जब ब्लास्ट जब हो गया, अत्यधिक संकेंद्रण के कारण जब एकदम 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 हाईली जब कंप्रेस्ड हो गया, उसके जब ब्लास्ट हुआ, तो फिर क्या हुआ कि सारे पदार्थों का बिखराव हो गया, और उनसे अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, ठीक है। और तभी से ब्रह्मांड में निरंतर विस्तार होता जा रहा है। और ऐसा माना जाता है कि हर साल मतलब इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, और ये बात सच भी है। तो महाविस्फोट सिद्धांत को मानने वाले वैज्ञानिकों का ये विश्वास है कि तकरीबन मान करके चलिए कि 1300 कह रहे हैं, 13.7 अरब अरब, ठीक है, साल पहले क्या हुआ था, अरब वर्ष पूर्व क्या हुआ था, ये जो घटना ये घटी थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और आगे देखते हैं सतत दृष्टि सिद्धांत। तो ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, सतत सृष्टि सिद्धांत क्या है ये, तो ये है, जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मांड जैसे उत्पत्ति जब हुआ था, तो दूसरा विषय प्रमुख ये माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोट से नहीं हुई है, बल्कि इसके अनुसार ब्रह्मांड का न कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। ये भी बात सही है, क्योंकि भाई अगर आप यूनिवर्स में जब निकलेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर आप यूनिवर्स में निकलते हैं तो आप मतलब इसका अंत आपको मिलबे नहीं करेगा कि कहाँ तक आप जा रहे हैं, ठीक है। और ये सिद्धांत किसने दिया था, तो हायल ने दिया था, इसको याद रखिएगा। बस आप इसमें इतना याद रखिएगा कि ब्रह्मांड का आदि
प्लस अंत नहीं है, ठीक है। आदि मतलब शुरू और अंत मतलब ख़त्म, ये नहीं है। किसने दिया था इसको, इस सिद्धांत को? तो इनका नाम था हायल, नाम याद रखिएगा। देखिए मैं सच बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन जब बस सिलेबस में है तो इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। और तीसरा वाला भी ऐसे ही है, दोलन सिद्धांत, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया आपको। लेकिन चूंकि अब सिलेबस में है तो कम से कम इतना तो याद रखिए कि दोलन सिद्धांत किसने दिया था। तो दोलन सिद्धांत जो देने वाले हैं वो है डॉक्टर एलन, डॉक्टर एलन, बस इतना याद रखिए कि दोलन सिद्धांत डॉक्टर एलन ने दिया था, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि ऐसा माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड करोड़ों वर्षों के अंतराल में विस्तृत और संकुचित होता रहता है। और इसके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा माना जाता है कि एक तीव्र विस्फोट हुआ था, ठीक है, तभी से ब्रह्मांड फैल रहा है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं 120 करोड़ वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, और वो कितना बात कर रहा था महाविस्फोट वाला, वो बात कर रहा था आपका 13.7 अरब वर्ष पूर्व। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अंतर है, ठीक है। तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। जो इंपॉर्टेंट था उसको मैंने विस्तार से बताया, समझाया भी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों को मतलब ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट था, इसके बाहर आपको नहीं जाना है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स थे हमने उनको देख लिया। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही महाविस्फोट वाला था, और कुछ जो वन लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं जैसे कि कॉपरनिकस से संबंधित, ठीक है, वो हमने देख लिया है। और कॉपरनिकस हो गया, टॉलमी हो गया, और तो यही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कल जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल में ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, इन सारे के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। सन के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के बारे में तो पूरा एकदम एक डिटेल एक क्लास आएगा, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, दिन और रात बड़ा होने का कारण क्या है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम मतलब वो पृथ्वी वाले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी सौरमंडल, फिर उसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी, फिर उसके बाद करेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो मतलब सिलेबस है वो कंप्लीट होता जाएगा, हम सारी चीज़ों को देखते जाएंगे। और बहुत स्थिरता के साथ, बहुत ही आराम से हमको हर एक चीज़ को पढ़ना है, देखना है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचाना है, और सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना सिलेबस में मेंशन किया गया है। अगर बाहर आप जाके पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर वही होगा कि कंपटीशन नहीं निकल रहा है, ये बात वो बात, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।